देखिए, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी की ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे कि आपको मैं पूरा ये जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी एक बारी रिवाइज़ करवा देता हूँ। इसमें किसी टॉपिक के पार्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है? जैसे आप ये सामने देख रहे हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन लिखा है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे नहीं बनेगा। पूरा एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी जितना भी है, उसके पार्ट बन जाएँगे, ठीक है? एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी पार्ट 1, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पार्ट 2 ऐसे करके, ठीक है? तो हम सबसे पहले पार्ट 1 पे स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 का सबसे पहला टॉपिक है क्रॉप कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब क्रॉप कॉम्बिनेशन होता क्या है? किसी क्षेत्रीय इकाई में एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों के सहचार्य एसोसिएशन से संबंधित है। यानी कोई एक यूनिट एरिया है, कोई भी हो सकता है। उस यूनिट ऑफ एरिया में एक ईयर में जो भी फसलें उगाई जा रही हैं, उनके बीच में क्या एसोसिएशन है, मीन्स उनके इंटरलिंक, ठीक है? उसके उससे रिलेटेड होता है ये। यह किसी क्षेत्रीय इकाई में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलों के समूह को शस्य संयोजन कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्रीय इकाई में यूनिट एरिया में जो भी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, उनका जो समूह है, ग्रुप है जो उनका, उसको शस्य संयोजन कहते हैं, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को हिंदी में समझ में नहीं आ पा रहा है, तो ये देखिए आपके सामने इंग्लिश में क्रॉप कॉम्बिनेशन की कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। क्रॉप कॉम्बिनेशन रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ वेरियस क्रॉप्स। एग्रीगेट मीन्स जितनी भी हैं टोटल उनका क्रॉप्स, ठीक है? ग्रोन ऑब्लिक कल्टिवेटेड इन अ एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स जितनी भी फसलें हैं उनका कुल, ठीक है? एट अ गिवन किसी भी वर्ष में, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स वर्ष की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है? किसी भी वर्ष में उगाई जाने वाली कुल फसलों के जो एग्रीगेट हैं, ठीक है? उनका जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है? या क्रॉप कॉम्बिनेशन इज अ एनालिसिस ऑफ टोटल परसेंटेज एकड़ एरिया ऑक्यूपाइटेड बाय डिफरेंट क्रॉप्स इन अ गिवन रीजन इन एन एग्रीकल्चर ईयर। यानी किसी भी साल में, ठीक है, अलग अलग फसलें, पेन की टिप को ध्यान दीजिए, किसी भी साल में, किसी भी एग्रीकल्चर के ईयर में अलग अलग फसलों का, ठीक है, जो टोटल परसेंटेज है एकड़ वाइज जो ऑक्यूपाई किया हुआ है उन्होंने, उसको हम लोग क्रॉप कॉम्बिनेशन कहते हैं। शॉर्ट में कैसे समझोगे इसको? देखिए, अगर जो अब भी डाउट है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है? आपने पूरे 2000 आपने इसमें पूरे एक साल के लिए, मीन्स 1 ईयर के लिए, ठीक है, इसमें आपने पूरे 1 ईयर के लिए आप खेती कर रहे हैं। आपने इसमें टोटल 2, 3, 4, ठीक है, फर्स्ट बेल्ट ये, सेकंड बेल्ट ये, थर्ड बेल्ट ये, फोर्थ बेल्ट ये, इन चारों बेल्ट में आपने, ठीक है, क्या किया है? अलग अलग फसल लगा रखी हैं। बेल्ट 1 में आपने गन्ना लगाया है, बेल्ट 2 में आपने गेहूं लगाया है, बेल्ट 3 में आपने चना लगाया है, और बेल्ट 4 में आपने चावल लगाया है, ठीक है? तो सपोज कीजिए 4 फसलें होगी। यानी क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि किसी भी यूनिट ऑफ टाइम में, यानी टाइम आ गया एक साल, और एक पर्टिकुलर एरिया हो, ये वाला जो एरिया है चारों तरफ का, ठीक है, इसमें जितनी भी फसलें उगाई जा रही हैं, जितनी में कौन, गन्ना, गेहूं, चना, चावल, जितनी भी फसलें उगाई जा रही हैं, इनका क्या कॉम्बिनेशन है टोटल का, ठीक है, उसे हम लोग क्रॉप कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है? शॉर्ट में आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये आपको मैंने 2 डेफिनेशन आपको बता दी हैं, ठीक है, कि क्रॉप कॉम्बिनेशन का बेसिकली क्या यूज होता है। आप उन दोनों डेफिनेशन को एक बार पॉज करके दोबारा बार बार पढ़ सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग क्रॉप कॉम्बिनेशन में अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग क्या है राय हैं, तो हम उनको एक बार लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले कौन थे आपके? जेसी वीवर, ठीक है? ये पूरी कथा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में बता दूंगा, सिर्फ वही आपको याद रखना है। तो जेसी वीवर में सबसे पहले आपके ईयर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है 1954, ठीक है? जेसी वीवर का जो ईयर है ये 1954, ये आपको याद रखना है, ठीक है? दूसरी बात, आपने इनकी स्टडी कहाँ पर थी? मिडल वेस्ट यूएसए, ऑप्शन में कई बार मिडल ईस्ट दे देंगे, ठीक है, मिडल नॉर्थ दे देंगे, मिडल साउथ दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1954 में मिडल वेस्ट यूएसए के क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स को इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट इसका बहुत मेन है, ये आपको याद रखना है। वीवर के मॉडल का सैद्धांतिक आधार यह है कि सभी फसलों के अंतर्गत कृषि भूमि समान रूप से वितरित है। कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसे नहीं कि हमने गन्ने के लिए 100 बीघा हमारे पास जमीन थी तो गन्ने को हमने 20 दिया है, चावल को हमने सिर्फ 5 बीघा दिया है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जितनी भी फसलें उगाई जा रही हैं सभी का बराबर बराबर परसेंटेज है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? इसे भूलना नहीं है।
और तीसरा पॉइंट आइए, वीवर ने जिस गणितीय मॉडल का निर्माण किया वह न्यूनतम विचलन विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछ लेते हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडल जो जेसी वीवर ने दिया था वो उसे कौन सी मेथड यूज की थी उन्होंने? मिनिमम डेविएशन मेथड। इसको इंग्लिश में याद करेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। मिनिमम डेविएशन मेथड, ठीक है। वीवर का उद्देश्य प्रमाणित विचलन विधि द्वारा, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड द्वारा, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों ही यूज किए उन्होंने, मिनिमम डेविएशन मेथड और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड द्वारा विचलन की वास्तविक मात्रा ज्ञात करना ना होकर विचलन की सापेक्ष क्रम, रिलेटिव रैंक ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है इस लाइन में जो स्टार बनाया हुआ है ये, कि रिलेटिवली कौन सी क्रॉप जो है, ठीक है, रिलेटिवली एक दूसरे के क्रॉप्स के कॉम्बिनेशन को जानना है। ये जानना नहीं है कि उसकी प्रॉपर क्वांटिटी कितनी है, कि गेहूं की क्वांटिटी तो ज्यादा है चावल की कम है, ऐसा नहीं है। इनका आपस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत वाली नहीं, रिस्पेक्ट मीन्स उसके सापेक्ष में। जैसे आपसे मैं कहता हूँ कि आप अपने पुराने वर्ष के सापेक्ष में कितना एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स दे रहे हैं एग्जाम को, ठीक है, तो रिलेटिव किसके? पिछले ईयर के। सेम एज जो ये बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि विचलन की वास्तविक मात्रा, विचलन मीन्स जितना भी डेविएशन आया है क्रॉप्स के एरिया में उसकी वास्तविक मात्रा से मतलब नहीं है, प्रोडक्शन से मतलब किससे है? कि रिलेटिवली रैंक के हिसाब से, कि हाँ, कि रैंक 1 हमने किस क्रॉप को दिया है जिसके कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, रैंक 2 हमने किसे दिया है, रैंक 3 हमने किसे दिया है, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि रिलेटिवली रैंक को इन्होंने प्रेफरेंस दी है जेसी व्यूअर ने। इसके बाद इन्होंने फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला आपको सिंपल याद रखना है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी फॉर्मूला है, ठीक है। और ये सैद्धांतिक और वास्तविक कृषि क्षेत्र का अंतर बटे फसलों की संख्या, यानी सैद्धांतिक मीन्स जो थियोरिटिकल है और वास्तविक में कितना है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस होगा वो होता है सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन मीन्स टोटल फसलें कितनी हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जिस फसल संयोग में न्यूनतम विचरण आता है उन फसलों का श्रेष्ठतम संयोजन माना जाता है। यानी जो क्रॉप के संयोग में सबसे कम वेरिएंस आएगा, वेरिएंस मीन सबसे कम अंतर आता है, सबसे कम हमें क्या देखने को मिलता है, एक तरीके से उनमें मान के चलिए वेरिएंस, आप समझ गए होंगे कहने का मतलब क्या होता है, डिफरेंस एक तरीके से, ठीक है। जिन फसलों के कॉम्बिनेशन में सबसे कम डिफरेंस आता है उन फसलों को श्रेष्ठतम संयोजन माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। कभी आपको न्यूनतम लगे तो आप न्यूनतम संयोजन कह दो उसको, नहीं, जिसमें सबसे न्यूनतम वो होगा वेरिएंस, वो सबसे श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन फसलों का माना जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी एक मान्यता क्या थी कि यदि किसी क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, मान के चलिए 100 एकड़ में एक ही फसल उगाई जा रही है, तब 100% कृषिगत भूमि ही फसल के अंतर्गत मानी जाएगी। यानी, और यदि 2 फसलें बोई जाती हैं तो प्रत्येक का हिस्सा 50 होगा, 3 तो प्रत्येक का हिस्सा 33% होगा, 4 तो प्रत्येक का हिस्सा 25% होगा। कहने का मतलब क्या है, ये देखिए आपके सामने ये जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है, अगर मान के चलिए इस पूरे पार्ट पर, ये जितना भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पार्ट, ठीक है, इसमें अगर जो डिवाइड कर दें पर फसल का एरिया, तो हम क्या करेंगे कि 25% तो गन्ना है, 25% गेहूं, 25% चावल चना और 25% चावल, ठीक है, हो गया 100। अब अगर जो मान के चलिए सिर्फ 2 ही फसलें होती, सिर्फ गन्ना और गेहूं होती, तो इसको हम 50% मान के चलते अकॉर्डिंग टू जेसी वीवर। अगर जो एक ही होता कि पूरे ही एरिया पे गन्ना है तो ये 100% होता, 3 होती चावल नहीं होता, सिर्फ गन्ना गेहूं और चना होता, तो 33.33 पर फसल का एरिया आ जाता कि पर फसल इतने एरिया पे है, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपकी बेसिक क्या है, जेसी वीवर ने जो मान्यताएं डिसाइड की हैं वो हैं, ये सारी ही आपको याद होनी चाहिए, लेकिन एक तरीके से समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि क्या कहना चाहते थे जेसी वीवर, ठीक है। वेरिएंस कम होगा तो संयोजन कम ज़्यादा होगा या बड़ा कम होगा, वेरिएशन हाई होगा तो संयोजन कम होगा या ज़्यादा होगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। फॉर्मूला क्या है, कौन सी मेथड यूज़ की है, और इनका रिलेटिवली रैंक ज्ञात करना था फसलों का, उनकी प्रोडक्शन से कोई लेना नहीं था, ठीक है। और सभी फसलों को समान रूप से वितरित माना है इन लोगों ने, ठीक है। ये मतलब ये जितने भी इनके एजम्पशन हैं, एजम्पशन पर क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, ये आते हैं आपके डोई। डोई कहाँ थे, जापान के थे, याद रखना। कब आए, 1959 में इन्होंने दिया अपना, ठीक है। जापान की औद्योगिक संरचना ज्ञात करने का प्रयास वीवर की विधि में संशोधन किया, यानी डोई ने क्या काम किया था, जापान की औद्योगिक संरचना पर तो स्टडी की है, प्लस जो वीवर ने मेथड दिया था उसमें क्या किया इन्होंने, करेक्शन किया। डोई ने भी माना कि कृषि भूमि सभी फसलों के लिए समान रूप से वितरित है। ये बात डोई भी मानते थे, किसकी, वीवर की, ठीक है, कि जितनी भी फसलें हैं वो समान रूप से वितरित हैं, किसी का एरिया कम ज्यादा नहीं है।
डोई ने शस्य संयोजन के निर्धारण हेतु कृषिगत के सैद्धांतिक प्रतिशत और वास्तविक प्रतिशत के विचलन के वर्गों का कुल योग सिग्मा डी स्क्वायर को ही आधार माना। सिग्मा डी स्क्वायर मैंने क्या पढ़ा था आपको, क्या होता है सिग्मा डी स्क्वायर? ऊपर आइए, ये देखिए सैद्धांतिक और वास्तविक कृषिगत के अंतर, सिर्फ इसी को ही इन्होंने बेस माना। इन्होंने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि फसलों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जेसी वीवर का है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, जबकि डोई का क्या है, ओनली सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, एन का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, यानी फसलों की संख्या कितनी है। फिर आइए, जो थॉमस थे 1963 में उन्होंने वेल्स, वेल्स कहाँ पड़ता है, ग्रेट ब्रिटेन में, उसके फसल संयोजन का निर्धारण किया। बस इतना याद होना चाहिए आपको कि थॉमस ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स के क्रॉप कॉम्बिनेशन की स्टडी की। देन आफ्टर आते हैं आपके कोपाक। ठीक है, कोपाक ने 1964 में, ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है कोपाक और थॉमस का, उसका याद रखने की जरूरत है लेकिन डोई का और वीवर का। तो कोपाक का 1964 में है। तो ये पूछ रहे थे कोपाक ने किन किन मेथड का यूज किया था और किन किन चीजों को इंक्लूड किया था। देखिए, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन का प्रयोग किया। कोपाक ने किसका यूज किया, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस, इसका यूज किया था। और इन्होंने क्या क्या वो लिए थे वेरिएबल, क्रॉप ली थी, फसल, लाइव स्टॉक जो पशुचारण होता है। ठीक है, लाइव स्टॉक पशुचारण उसको कहते हैं, पशुओं को। क्रॉप पशुओं को लिया था, एंटरप्राइजेज इन इंग्लैंड एंड वेल्स, जितने भी एंटरप्राइजेज हैं इंग्लैंड और वेल्स में उनको लिया था। तो इनके 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं, क्रॉप, लाइव स्टॉक और एंटरप्राइजेज इन इंग्लैंड एंड वेल्स, ये आपको याद रखने हैं। प्लस सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन मेथड इन्होंने यूज की। स्कॉट का जाता है। ठीक है, स्कॉट का क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, सिर्फ इन्होंने 2 ही यूज किए थे। कौन से, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, कोपाक की तरह। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, एंटरप्राइजेस वाला कोई इनका सवाल नहीं है, सिर्फ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक का यूज किया स्कॉट ने। और इन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन बताए थे तस्मानिया के, ये आप याद रखना कि स्कॉट ने तस्मानिया के बताए थे। ये मैच करने के लिए भी पूछ लेते हैं कई बार कि किसने कहाँ के बताए हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है आपका। ठीक है, बीएलसी जॉनसन का पूछ लेते हैं कि बीएलसी जॉनसन ने क्या किया था। बीएलसी जॉनसन ने पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान किसे कहते हैं हम लोग, बांग्लादेश को कहते हैं। ठीक है, और पश्चिमी पाकिस्तान आपका ये वाला है जो हमारे साथ लगा हुआ है, और पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है उसकी स्टडी किसने की थी, बीएलसी जॉनसन ने की थी। ठीक है, और इन्होंने सिंपल स्केल ऑफ ग्रेडेशन मेथड का यूज किया था। कौन सी मेथड का, सिंपल स्केल ऑफ ग्रेडेशन मेथड का यूज किया था, जिसमें उन्होंने 5 स्तरीय मापक, उच्चतम, उच्च, मध्य, निम्न और निम्नतम। ठीक है, लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट स्केल इसे बोलते हैं, 5 स्तरीय मापक को क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ स्केल मेथड का यूज किया। तो बीएलसी जॉनसन के सिर्फ 2 ही पॉइंट काम किए हैं इसमें, एक तो पूर्वी पाकिस्तान पे स्टडी की थी और सिंपल स्केल ऑफ ग्रेडेशन मेथड का यूज किया था, बस। ठीक है, आगे आइए। भारत में सर्वप्रथम, इंडिया में अगर जो बात करें तो सर्वप्रथम आर के बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल के क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन को स्टडी किया था और वीवर की मेथड में करेक्शन किया था। तो अगर कोई आपसे पूछे तो भारत में सबसे पहले किसने किया था, आर के बैनर्जी ने, पश्चिम बंगाल के क्रॉप कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, बस। एनपी अय्यर ने एमपी के 43 जनपदों पर रिसर्च की थी और क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन को उन्होंने डिवाइड किया था। लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनपी अय्यर ने एमपी की, एनपी, ये एन फॉर नेस्ट है, ठीक है, घोंसला वाला। एनपी अय्यर ने मध्य प्रदेश के 43 जनपदों पर रिसर्च की थी। ये नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेंगे कि एनपी अय्यर ने कितने रीजन्स में बांटा था, 9 शस्य प्रदेशों में बांटा था। कितनों में, 9 में, ये जो 9 लिखा हुआ है। और क्या पूछेंगे कि मेथड कौन सा यूज किया था, मैक्सिमम डिस्टेंस मेथड। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस मेथड किसका है, क्रॉप कॉम्बिनेशन में खाली एनपी अय्यर का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर माजिद हुसैन का नाम आप जानते हैं, बहुत फेमस है, वीवर की पद्धति में यूज किया और उत्तर प्रदेश में 10 क्रॉप कॉम्बिनेशन बताए। तो ये पूछ सकते हैं कि यूपी को 10 क्रॉप कॉम्बिनेशन में डिवाइड किसने किया था, माजिद हुसैन ने किया था। ठीक है, जसबीर सिंह ने पीएफएस समूहन, स्यूडो एफ स्टैटिस्टिक्स, पीएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है, स्यूडो एफ स्टैटिस्टिक्स, तथा लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज किया था। किसने, जसबीर सिंह ने। ठीक है, क्रॉप कॉम्बिनेशन के लिए ही, क्रॉप कॉम्बिनेशन के लिए ही पीएफएस समूहन विधि, जिसे स्यूडो एफ स्टैटिस्टिक्स मेथड कहते हैं और लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, उसका यूज किसने किया, जसबीर सिंह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोफेसर रफीउल्लाह। ठीक है, प्रोफेसर रफीउल्लाह, इनके बारे में सब जानते हैं, इनकी बुक भी चलती है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में। ठीक है, तो प्रोफेसर रफीउल्लाह को अगर हम देखें तो प्रोफेसर रफीउल्लाह ने शस्य संयोजन के निर्धारण के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड यूज किया था। कंफ्यूज मत होइएगा, एनपी अय्यर का भी पढ़ा है मैंने, वो मैक्सिमम डिस्टेंस मेथड है। ठीक है, एनपी अय्यर का है मैक्सिमम डिस्टेंस मेथड, लेकिन प्रोफेसर रफीउल्लाह का क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड। ठीक है, का यूज किया था। रफीउल्लाह ने ये हो गया, और इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दिया था प्लस ये फॉर्मूला, बस, और कुछ भी नहीं है पूरे उसमें।
प्रोफेसर रफीउल्लाह ने मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड यूज की। ठीक है, क्या याद रखना है, प्रोफेसर रफीउल्लाह ने मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड यूज की और उनका ये फॉर्मूला d इज टू अंडर रूट सिग्मा डी पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, जो नीचे दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्रॉप कॉम्बिनेशन आपका कंप्लीट। ठीक है, तो मुश्किल से मुश्किल आपको बस क्या चीज याद रखनी है कि मैक्सिमम डेविएशन किसने दिया, मिनिमम डेविएशन किसने दिया, जेसी वीवर ने कहाँ स्टडी की थी, क्या इनकी मान्यताएं थी। आपको मान्यताएं तो सिर्फ इसकी याद रखनी है, जेसी वीवर की, और किसी की याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे वाले जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, थॉमस कोपाक, ये सब आप जानते हैं इनको, तो बस खाली याद रखना है कि क्या मेथड यूज की और किस जगह पे से थे ये लोग। भारत में सबसे पहले किसने यूज की, एनपी अय्यर ने कौन सी मेथड यूज की, माजिद हुसैन ने कौन सी की, जसबीर सिंह ने कौन सी की, रफीउल्लाह ने कौन सी मेथड यूज की। तो आपको बस ये याद रखनी है। ठीक है, और बाकी इसका आपके पास पीडीएफ है ही ऑलरेडी, तो आप उसको पढ़ते पढ़ते इसको कर सकते हैं। बाकी हम अब अपना जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पार्ट 2 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप कंसंट्रेशन। ठीक है, क्रॉप कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। ओके, तो आप इसे कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।